मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखें, क्योंकि तभी रीच बढ़ती है और तभी हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी और तभी जो देश के दुश्मन हैं, जो देशद्रोही हैं और जो हिंदुत्व की खाल में छुपे हुए वामपंथी हैं, उनकी जो पोल है वो खुलेगी और लोग जो है वो सच को जानेंगे। इसीलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया है। मित्रों आज मैं इस वीडियो को कोई अपनी खुशी से नहीं बना रहा हूं। मैं इस वीडियो को बनाते हुए दुखी हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आज आलोचना करनी पड़ेगी जिसको हमारे देश में बहुत सारे लोग परम पूजनीय कहते हैं, परम पूज्य कहते हैं। मित्रों आज मैं बात कर रहा हूं सरसंघ चालक मोहन भागवत की। सबसे पहले मैं मोहन भागवत की एक जो बयान है जो आज लगातार वायरल है, कल उन्होंने बयान दिया था उत्तराखंड के देहरादून के अंदर। उन्होंने, मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं दैनिक भास्कर की, लिखा है भागवत बोले आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सही, उन्होंने 2000 सालों तक भेदभाव सहा फिर भी देश के साथ गद्दारी नहीं की। यानी मोहन भागवत ने इस आधार पर 200 साल तक आरक्षण देने की वकालत की कि भैया 2000 साल तक इनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा भेदभाव हुआ है। मित्रों ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, ये एक अंबेडकरवादी नैरेटिव है और हमेशा से मैंने ये बात कही है कि 1400 सालों तक भारत लगातार हमलों का शिकार रहा, विदेशी हमलों का शिकार रहा। एक संक्रमण काल था हमारी संस्कृति का। इस संक्रमण काल में कैसे ये चीज़ें शुरू हुई, इसके लिए एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आरोप लगाना से ज़्यादा अच्छा ये है कि इतिहासकारों को बुला करके एक जांच करवा ली जाए, एक आयोग बिठा दिया जाए कि आखिर ये सब जो भेदभाव की बातें कही जाती हैं, ये सब किसने शुरू की, कहाँ से शुरू हुई। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे एक वर्ग को पूरी तरह से आरोपित बना देना, ये आपके साथ एक नई तरह की दुश्मनी की जा रही है। यानी जो काम अंबेडकर करते रहे, जो काम अंबेडकर के चेले आज कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बेटियां मांग रहे हैं बलात्कार करने के लिए, आज अगर उसी अब तो अंबेडकरवाद की पूरी पोल खुल गई सड़कों पर, जब खुल करके ब्राह्मणों की बेटियों को बलात्कार के लिए मांगा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह से जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो खुद अंबेडकरवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अंबेडकरवाद देश की कितनी बड़ी चुनौती आगे जाके बनेगा, इसकी झलक तो आपको अभी से मिलना शुरू हो चुकी है। वो इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग का खुला दुश्मन है अंबेडकरवाद, और उस दुश्मन को आगे बढ़ाने का काम अगर अंबेडकर कर रहे हैं तो हमें बहुत साहस से, बहुत हिम्मत से कहने की आवश्यकता है कि ये लोग अब जो है ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, सामान्य वर्ग के, ओबीसी के भी ये लोग नए दुश्मन हैं। ये लोग जो है उन महिषासुरों की तादाद को बढ़ा रहे हैं जो ब्राह्मणों की बेटियां बलात्कार के लिए मांग रहे हैं। इनकी विचारधारा उन लोगों को बढ़ा रही है। अगर कोई बाम से फाला ये सब बातें कहता है तो उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं कि ये तो वही है, वही कहेगा, इसका तो वही काम ही है। लेकिन अगर भागवत जी अगर इस तरह की बातें कहें तो हम सब का कर्तव्य है कि हम इस बात का प्रखरता के साथ में विरोध करें और अपना विरोध दर्ज कराएं और उनको सही तथ्य बताएं कि आखिर सही तथ्य क्या है। मित्रों मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक अपने जीवन की घटना का आपसे वर्णन करना चाहता हूं। मित्रों जब मैं छोटा था और धीरे धीरे मुझे तो पहले तो सब सेकुलर ही होते हैं, क्योंकि हमारे देश की ऐसी व्यवस्था थी, मैं भी सेकुलर था, मुझे भी लगा कि अकबर महान ही होता है। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे पता लगा कि यार ये जो भाईजान लोग हैं देश के लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसके बाद जब हमने इतिहास की किताबों को पढ़ा, स्कूल वाली नहीं, और गहराई में जाके इतिहास की किताबों को पढ़ा, तो हमें पता चला कि ये तो हमारे मंदिरों को विध्वंस करने वाले लोग हैं, ये तो हमारे दुश्मन लोग हैं। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि कौन आखिर है जो आखिर आज हमारी रक्षा कर सकता है। तो उस समय हमें समझ में आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है। यही हमको पता था। हमारे पिताजी हमें भेजते थे हर साल कि बेटा जाओ, संघ की गुरुदक्षा कार्यक्रम है, वहां पे संघ को गुरुदक्षिणा दे करके आओ
वो हमें पैसे देते थे, हम जा करके उनको गुरुदक्षिणा देके चले आते थे। वहां पे वो अपनी अपनी बातें कहते थे, हालांकि उनकी बातें मुझे कभी भी समझ में आती नहीं थी कि ये मेन बात क्यों नहीं करते हैं, प्रमुख बात क्यों नहीं करते हैं, बात को टहलाते क्यों यहां से वहां तक, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती थी। इसके बाद फिर हम लोग संघ की शाखा में जाने लगे और लगभग संघ की शाखा में हम जाते थे, हम देखते थे कि वहां पे लाठियां लोग चलाना सीख रहे हैं या वहां पे लोग लेफ्ट राइट करना सीख रहे हैं, जो भी वहां पे एक्सरसाइज होती, खेलकूद होते हैं, वो सब कर रहे हैं। इन सब चीजों को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि इन लोगों को हाथ में लाठी तो पकड़ा दी गई, लेकिन इनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, इनका ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं कि अधिकांश जो संघ का प्रशिक्षित स्वयंसेवक होता है वो सेकुलर होता है, उसकी पूरी विचारधारा सेकुलर होती है, उसकी विचारधारा में कांग्रेस की विचारधारा में कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। और जब मैंने इन चीजों को देखा तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। आप यहां देखें कितनी यहां पुस्तकें रखी हुई हैं, बड़ी पुरानी पुरानी तमाम पुस्तकें रखी हुई हैं, और इसमें से कई मैंने पुस्तकें ऐसी रखी हुई हैं जो कि पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तकें हैं। अगर मैं आपको दिखाता, मुझे अगर अभी यहां पे नजर आती तो पुरुषोत्तम नागेश ओक की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा बहुत पहले ही, लगभग मेरी उम्र तब 16-17 साल रही होगी। तो हमने देखा कि उन पुस्तकों में जो है बड़ा अत्याचार किया गया है मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर, और वो सब बातें तथ्यों पर उन्होंने लिखी हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मैं संघ की शाखा में गया और मैं उस पुस्तक को लेकर के गया। लगभग 15-20 लोग संघ के बैठे हुए थे, उनमें शायद सबसे कम उम्र मेरी रही होगी, कुछ मेरे से बच्चे रहे होंगे, पर 17-18 साल मेरी उम्र थी, बाकी और ज्यादातर लोग प्रौढ़ थे। तो मैंने, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कुछ बौद्धिक होता है शायद, क्या होता है, कुछ अपनी लोग बातें कर रहे थे, कोई कविता सुना रहा है, कोई गीत संगीत सुना रहा है। तो मैं वो किताब लेके आया था, मैंने वो पुस्तक को उठाया और मैंने ये कहा कि इस पुस्तक में ये बताया गया है कि हिंदुओं पर कितने अत्याचार हुए। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको इसके बारे में पता है? तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें इससे क्या मतलब है। ये संघ के लोग थे कि हमें इससे क्या मतलब है। फिर मैंने, चूंकि मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूं, तो मैंने अपने भावनात्मक उद्गारों को और उड़ेला और मैंने बोला कि इसमें जिस तरह की बातें हैं, क्या ये हमको पता नहीं चलनी चाहिए? तो इसके बाद फिर वहां पे जो सबसे वरिष्ठ थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा, इन सब चीजों के लिए हमारे पास बौद्धिक है, वो सब बौद्धिक में सिखाया जाता है। मैं बताऊं आपको, वहीं से मेरा सबसे पहले मोहभंग जो है वो संघ से हुआ। उसके बाद तो हम संघ में आगे भी लोगों से मिलते रहे, आज भी संघ के लोग मिलते हैं, ऐसी बात नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मेरा असल मोहभंग हुआ वो संघ से उसी बैठक में हुआ, उसी शाखा में हुआ, जब हम लोग पार्क में बैठे हुए थे और हमने एक किताब दिखाई कि ये किताब क्या, इसके बारे में जानना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल बात यही है कि संघ सावरकर की विचारधारा से भटक चुका है, संघ हेडगेवार की विचारधारा से भटक चुका है, संघ गोलवलकर के विचारों से भटक चुका है। संघ अब एक नया संघ बन चुका है, एक जिसमें कि अंबेडकर की तस्वीरों को लगाया जाता है। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो जल्द ही आप देखेंगे कि उस पेरियार की तस्वीर भी संघ के पोस्टरों में नजर आएगी, जिसने कि यह कहा था पेरियार ने कि अगर दुनिया में शांति चाहते हो तो सारे ब्राह्मणों को सब लोग मिलकर खत्म कर दो, दुनिया में शांति आ जाएगी। उसने यह कहा था कि अगर इस देश के अंदर 10 करोड़ ब्राह्मण हैं तो 20 करोड़ SC ST के OBC के लोग मिलकर के वो 10 करोड़ ब्राह्मणों को खत्म कर दें, उनकी लिंचिंग कर दें, और इसके बाद जो है हो सकता है कि 30 करोड़ की आबादी कम हो जाए इस देश के अंदर, लेकिन फिर इसके बाद शांति हो जाएगी। इस तरह के वचन पेरियार के थे। लेकिन हो सकता है कि अगर हम विरोध ना करें तो कल को ये मोहन भागवत जो है पेरियार जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दें। इसलिए आज हमारा ये विरोध यहां पे करना बहुत जरूरी है। तो आप सोचिए कि एक तरफ जो है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मेरा ये साफ साफ कहना है कि अगर आप, चलो मान लो कि हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा है, वो हमको मारने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क काम करेगा ना कि वो हमारा दुश्मन है। इसके बाद हमारा अपने हाथ में दंड लेगा, उठाएगा। लेकिन संघ में क्या किया जा रहा है? संघ में लोगों को हाथ में दंड दे दिया गया है, लेकिन उनके मस्तिष्क पर कोई काम नहीं हो रहा। और यही इसीलिए मेरा संघ से मोहभंग हुआ। मस्तिष्क पर काम क्यों नहीं कर रहे आप? जबकि देखिए दारुल उलूम देवबंद ने क्या किया,
1857 के बाद जब ये तय हो गया कि बहादुर शाह जफर जो है अब वो इस देश का बादशाह या दिल्ली का बादशाह, दिल्ली में था तब तक, दिल्ली का बादशाह अब नहीं रहेगा, जब ये तय हो गया तो इसके बाद फिर उसी मुगल दरबार में जो मुसलमान थे, जो बड़े बड़े आलिम उलमा थे मुसलमानों के, उन्होंने ये तय किया कि हमारा बादशाह जा रहा है, हमारी हुकूमत जा रही है, अब इस देश पे हमारी हुकूमत कैसे चलेगी। तो उन लोगों ने कुछ सालों के बाद मिलकर के एक देवबंद बनाया और ये कहा कि हम कुरान पर चलेंगे और हमारे क्या कहते हैं कि जितने बड़े बड़े आलिम उलेमा मौलाना हैं ये पूरे देश के अंदर घूम घूम करके लोगों को ये बताएंगे कि हमारे कुरान में अच्छी अच्छी बातें क्या हैं। वो लोगों को समझाएंगे इस्लाम कैसे सर्वश्रेष्ठ है और इसकी छुपी हुई बात क्या है कि हम काफिरों के खिलाफ दुश्मनी फैलाएंगे। और इन्हीं देवबंद के लोगों का जो 4-5% के लोग हैं, इन्हीं लोगों का आज पूरे मस्जिदों के मिंबरों पर कब्जा है और इन्हीं की बातें आज ये फतवा देते हैं और पूरे मुसलमान इनके पीछे इकट्ठे होकर चलते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भारत के अंदर एक हिंदू विधायक की क्षमता नहीं है कि वो 10 मिनट के अंदर 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सके, लेकिन इस देश के एक मुसलमान मौलवी की यह ताकत है कि वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर 500 लोगों को इकट्ठा कर सकता है। तो देवबंद ने क्या रास्ता पकड़ा, उसने कहा कि मस्तिष्क पर काम करो, दिमाग पर काम करो, बाकी सब तो हो जाएगा। लेकिन संघ ने क्या किया, संघ ने कहा कि इनको और लेफ्ट राइट कराओ, जितना कराओगे लेफ्ट राइट उतना दिमाग घुटने में जाएगा। इनको क्या चाहिए कि जब 2014 में जब मोदी चुनाव लड़ने जा रहे थे तो संघ ने एक कार्यक्रम चलाया था। संघ के जो लोग थे, स्वयंसेवक थे, वो जगह जगह पर जाकर के लोगों को चाय बांट रहे थे, चाय पे चर्चा। संघ ने एक ऐसी अपनी फौज खड़ी की है जो कि संघ ने शायद अपने मैं क्या कहूं, बहुत अधिक कहना उचित नहीं होगा क्योंकि शब्दों की सीमाएं किसी को आहत भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे वो चीज नजर नहीं आती, मुझे वो शार्पनेस नजर नहीं आती है संघ के लोगों में। बस उनके कुछ अपनी शब्दावली है, उसी में लगे रहते हैं वो लोग, अपनी शब्दावली में उलझे रहते हैं। और अब उन्होंने जो मोहन भागवत ने बात कही है, इसका विरोध करना जरूरी है। मोहन भागवत ने यह कहा कि भैया बहुत अत्याचार हुआ है। मैं इस कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ लगातार कहा गया है, पर मैं कुछ बातें यहां पर कहना चाहता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कि किसी दलित एक्टिविस्ट ने, कोई यूट्यूबर या कोई रहा होगा, उसने क्या किया कि अपने पीछे झाड़ू बांधा और अपने गले में एक मटकी लटका ली और इसके बाद उसने रील बनाई। मतलब उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए किस तरह हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे कमर के पीछे मटकी बांधी हुई थी, हमारे सिर के नीचे, हमारे गले में जो है वो हांडी लटकाई हुई थी, या हम हांडी में थूकेंगे और पीछे से जो है वो झाड़ू चलेगी तो हम चलेंगे, तो झाड़ू चलेगी तो साफ होता जाएगा। इस तरह की अतिरंजित बातें जिनका कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है। कहा गया साहब कि केरल में वो ब्रेस्ट टैक्स लगता था, स्तन कर लगता था, जबकि लोगों ने फोटो तस्वीरें निकाल कर दिखा दी कि वहां केरल के जो राजा महाराजा थे उनके घर की औरतों के भी कई बार स्तन खुले हुए फोटो मौजूद हैं, तो उन पर कौन सा स्तन कर लग रहा था। लेकिन देखिए किस तरह से बहुत झूठा नैरेटिव देश के अंदर चलाया जाता है। मैं भैया बहुत पुस्तकें पढ़ता हूं, अंबेडकर के साहित्य को पढ़िए। भागवत जी, मोहन भागवत जी, आपसे कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस बात को लिखा है कि ये जो हांडी वाली बातें हैं कि हांडी बांधी गई, और ये उन्होंने कहा कि ये बातें कहां के संदर्भ में हैं। ये बातें जो है ये भारत के एक राज्य महाराष्ट्र के एक जिले पुणे, जहां पर कि पेशवा का बहुत ज्यादा शासन था, उसके किसी एक छोटे से गांव गिराव की घटना को इस तरह से, कहीं घटना भी पता नहीं है कि नहीं, कुछ पता भी नहीं किसी को, उसके कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बहुत ही ऐसी किसी घटना को इन लोगों ने कह दिया कि साहब ये ऐसा होता था। पहले तो समझ लीजिए कि घटना का जो क्षेत्र है वो कितना छोटा है, और कहीं ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया, कोई मानता भी नहीं है। लेकिन उस पर भी जिस घटना की बात कही जा रही है, इस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा कि मेरे पास
इस बात का कोई सबूत नहीं है कि, और ये बात कहां लिखी है, ये किताब है धर्मांतरण अंबेडकर की धम्म यात्रा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संकलन एवं भूमिका, रतनलाल प्रोफेसर। ये प्रोफेसर रतनलाल वही है जो डीयू में पढ़ाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, रतनलाल ने, कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि किसी दलित की के जो है वो हांडी और झाड़ू बांधी गई थी। मतलब अंबेडकर के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन भागवत जी के पास हर चीज का सबूत है। मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, अंबेडकर को पढ़ने की आवश्यकता है। आप अंबेडकर को पढ़ेंगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि अंबेडकर की पुस्तकों में कितना ज्यादा विरोधाभास है। एक में कहीं कुछ लिखा है, आगे कहीं कुछ लिख दिया है। एक तरफ लिखते हैं साहब कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन, अंबेडकर लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, वो शासन भारत का स्वर्ण काल था। क्योंकि उन्होंने क्या कहा साहब कि चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपने से जुड़ा मानते थे, वो ओबीसी मानते थे, या जो भी मानते होंगे वो। तो उन्होंने कहा कि यहां का शासन स्वर्ण काल था, भारत का इससे अच्छा शासन कभी रहा ही नहीं। ये अंबेडकर लिखते हैं। लेकिन वो अंबेडकर ये भूल जाते हैं भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मनुस्मृति लागू थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो शासन के निर्माता थे वो चाणक्य थे, जो कि स्वयं एक ब्राह्मण थे। भैया अंबेडकर जी ने जो लिखा हुआ है उसको अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं भागवत जी से कहना चाहता हूं भैया कि ये सब लेफ्टिस्ट एजेंडा जो है वो क्यों चला रहे हो? क्या चाहते हो देश के अंदर? क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो क्या कि जिस तरह रुचि तिवारी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिंचिंग करने की कोशिश की गई, क्या ये चाहते हो कि वैसे ही हर ब्राह्मण लड़की के साथ लिंचिंग की कोशिश की जाए? क्योंकि मैंने हमेशा से ये कहा कि 70 सालों से जो झूठ फैलाया गया हिंदी सिनेमा के नाम पर, प्रेमचंद की कहानियों के नाम पर, वो झूठ अब इतना बड़ा रूप ले चुका है, इतना बड़ा वटवृक्ष बन चुका है कि उससे विषैले फल जो है वो टपक रहे हैं, और टपक टपक के पूरे वातावरण को विषाक्त कर रहे हैं। और ये सब जो झूठ लगातार नैरेटिव चलाया गया, इसका असर आज ये हुआ कि लोग जो है खुले मंचों से ब्राह्मणों की बेटियां मांगते हैं बलात्कार करने के लिए, कि लोग जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ। और मोहन भागवत जी, आप भी उसी अंबेडकरवादियों की तरफ खड़े हो गए, उस फर्जी नैरेटिव की तरफ खड़े हो गए क्या? तो इसीलिए इस वीडियो को वायरल करने की जरूरत है, ऐसे वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, ऐसे वीडियो को लाइक करने की जरूरत है, ऐसे वीडियो को आगे बढ़ाने की जरूरत है जो मैं बना रहा हूं। क्योंकि यही इस देश में जो झूठे फर्जी लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, नाटक करते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इनकी बातों में कोई सच नहीं है, सिर्फ इनकी बातों में वामपंथ का नैरेटिव और अंबेडकरवाद में जो झूठ परोसा जा रहा है, वो झूठ इनकी बातों में नजर आता है। और ये जो बता रहे हैं मोहन भागवत जी ना, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आज से 10-15 साल बाद, खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन आज से 10-15 साल बाद ये इतना बड़ा वृक्ष, एक झूठ से इतना बड़ा झूठ का वटवृक्ष पैदा हो जाएगा कि उस वटवृक्ष से जो विषैले फल गिरेंगे, वो विषैले फल जो है हम लोगों को खाने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को खाने पड़ेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूं हमारे देश, किस समाज में विसंगतियां नहीं होती, किस समाज में जातिवाद नहीं होता? शिया सुन्नी में जातिवाद नहीं है क्या? वहां पे लाखों लोग मारे जाते हैं। ईरान इराक की लड़ाई में कितने लोग मारे गए? क्या हमारे यहां कोई लड़ाई हुई शूद्र और ब्राह्मण की जिसमें लाखों लोग मारे गए हो? नहीं हुई। हमारे यहां कभी जाति की खाइयां इतनी गहरी नहीं थी। ये सब जब चुनाव हुआ, अंग्रेज आए, पहले अंग्रेज आए, तब गहरी हुई। मैं आपको अपने गांव की ऐसी तमाम घटनाएं बता सकता हूं भाई साहब, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं की तमाम जातियों में किस तरह की समरसता पहले थी। आज नहीं है, क्योंकि आज चुनावी राजनीति घुस गई। उसके पहले अंग्रेज घुसे, फिर अम्बेडकर जी आ गए, फिर चुनावी राजनीति घुस गई। आज कटुता का माहौल बन चुका है, पहले इस तरह नहीं था। तो भैया, अगर आप समाज में कोई पीछे रह गया, उसको आगे लाओ, हम मना नहीं कर रहे। आरक्षण दो, हम मना नहीं कर रहे। एक सीमा तय कर दो, उसके लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन इस तरह का झूठा नैरेटिव जो आप फैला रहे हैं भागवत जी, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और खासकर ये ब्राह्मणों के लिए, ये क्षत्रियों के लिए, ये वैश्यों के लिए बहुत खतरनाक है। और ये ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए खतरनाक सिर्फ है, ये ओबीसी के लिए भी खतरनाक है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं
कि कृपया इस वीडियो को सबको शेयर जरूर कीजिए। इन लोगों की पोल खोलना बहुत जरूरी है। मैंने अब तक कुछ नहीं बोला भागवत जी के खिलाफ, लेकिन बहुत मजबूर होकर के जब लगातार वो इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं तो मुझे अपनी बात रखनी पड़ी। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो और कोई अगर मोहन भागवत को परम पूज्य ही मानता है, ईश्वर के समान मानता है, तो अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो मुझे लगता है उनको अपनी भावनाओं को सही करने की जरूरत है। तो सही भावनाएं सोचेंगे तो उनको बात समझ में आएगी कि आखिर सच क्या है। और मैं आपको बताता हूं, मोस्टली बीजेपी आईटी सेल के लोग और ये सब जो चला रहे हैं, ये सब जो है, ये सब मोस्टली अनपढ़ लोग हैं। इन लोग कुछ नहीं पढ़ा लिखा, और जो पढ़ा लिखा है तो वही पढ़ा लिखा है स्कूल की किताबों में जो पढ़ा दिया गया है, उससे ज्यादा कुछ जानते नहीं है। ये यही वजह है कि ये शिकार हो रहे हैं फर्जी अम्बेडकरवाद के नैरेटिव का, उनको कुछ पता नहीं है। तो आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।